नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में और प्रारंभ से लेकर के और आगे आने वाले समय तक क्या कुछ इससे फ़ायदे और नुकसान होने वाले हैं, कहाँ-कहाँ कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, क्यों इतना हाहाकार मचा हुआ है, क्यों डरे सहमे हैं बिहार के मतदाता और किन पर इसका अधिक कुप्रभाव पड़ने वाला है, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। प्रारंभ से हम आपको लिए चलते हैं। आप यदि इस कार्यक्रम के तह में जाएँ, तो 24 जून 2025 वह तिथि जिस दिन चुनाव आयोग के द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया कि 25 जून 2025 से बिहार के अंदर बिहार विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम किया जाएगा और 25 जुलाई 2025 अर्थात 1 माह के अंदर ही इस कार्यक्रम का समापन कर लेना है, जो प्रारंभिक दौर है इस कार्यक्रम का। हालाँकि यह पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर 3 माह का कार्यक्रम है। लेकिन जो बीएलओ हैं और जो मतदाता है, उनके बीच का जो कार्य है, वह इस 1 माह के अंदर ही करा लेने हैं, यानी कि मतदाताओं को वे बिहार के निवासी हैं, बिहार के मतदाता हैं, वो फर्जी नहीं हैं, यह साबित करने के लिए 1 माह का समय उनको दिया गया और हर हाल में इसे कर लेना है। अब आप समझिए कि इस कार्यक्रम का नोटिफ़िकेशन 24 जून 2025 को जारी किया गया और जिस तिथि को जिस समय यह जारी हुआ, उससे 1 मिनट पहले तक भी किसी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ बिहार में होने वाला है। तो इससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि आखिर मंशा क्या है चुनाव आयोग का? क्यों आखिर इससे पूर्व इसकी सूचना नहीं प्रदान की गई? इतने कम समय में जब ये इतना गंभीर कार्य करवाने थे, इतने जटिल कार्य करवाने थे, तो कि जो मतदाता हैं, वो इस हेतु तैयार रहें, तत्पर रहें। तो जो माँगे गए हैं डॉक्यूमेंट्स, वो भी डॉक्यूमेंट्स भी जटिल हैं और 30-40% ऐसे मतदाता होंगे जो ये 11 जो डॉक्यूमेंट्स की सूची प्रदान की गई है, उनमें से कोई भी नहीं होगा। अब ये तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, लेकिन आप समझें कि 24 जून को यह नोटिफ़िकेशन आता है, 25 दिन से इस कार्यक्रम को आरंभ कर देने हैं। तब तक बीएलओ को भी इस पूरे कार्यक्रम के बारे में सही से जानकारी उपलब्ध नहीं है और ख़ैर मतदाता जो हैं बिहार के, उनको इसके बारे में जानकारी होना लाज़मी-सी बात है कि जो है असंभव सी बात है। जब बीएलओ को पता नहीं है, बहुत सारे जो शिक्षित हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जिनको ये कार्य करने हैं, उनको जब पता नहीं है, तो मतदाता को कैसे पता होगा? तो इस 1 माह के अंदर बीएलओ को ट्रेनिंग देना, फॉर्म उनको उपलब्ध कराना, बीएलओ जो हैं, वो बीएलए को ट्रेनिंग देंगे एवं अन्य जो उनके सहयोगी कर्मी हैं, उनको वो ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद ये कार्य आरंभ होगा। तो कहीं न कहीं यह कम समय में इतना जटिल कार्य कराना असंभव सी बात है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन सी बात लगती है। और आप देख भी पा रहे हैं कितना धरातलीय स्तर पर जो है समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। कागजी तौर पर या फिर मौखिक तौर पर जो अ, चुनाव आयोग के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा या फिर सत्तारूढ़ दल के द्वारा, सरकार में बैठे हुए लोगों के द्वारा वक्तव्य दे देना या पेपरबाज़ी कर लेना, मीडियाबाज़ी कर लेना, वो एक अलग बात है। लेकिन धरातल पर जो जटिलताएँ हैं, वह वही जान रहा है जो इस कार्य में संलग्न है। जिसको या तो अपने मतदाता सूची में नाम अ, रहे, इस हेतु वह इस जटिलता को पार कर रहा है या फिर जो बीएलओ हैं, वो अधिक से अधिक मतदाताओं का नाम जो है मतदाता सूची में रहे, कटे नहीं ताकि भविष्य में उनके ऊपर कोई आरोप-प्रत्यारोप ना हो, जनता जनार्दन की ओर से उनके ऊपर कोई हमला ना हो, किसी प्रकार के कोई लांछन ना लगे क्योंकि वो इसी समाज से हैं, बीएलओ क्षेत्र के ही होते हैं, तो कई सारे लांछन लगते आए हैं नाम जोड़ने और कटने को लेकर के, तो वो भी खुद को बचा रहे हैं और जो मतदाता हैं, वो भी खुद को बचा रहे हैं। तो ये दोनों ही धरातलीय समस्याओं को समझ पा रहे हैं, कि क्या समस्याएँ आ रही हैं। ये तो हो गया कि वहीं पे ये समस्याएँ थीं
कि पूर्व में सूचना देना चाहिए था, ताकि जिनको इस कार्य को करना है और जिनके लिए करना है, वो दोनों सजग रहें, सतर्क रहें, तत्पर रहें, सक्रिय रहें। दूसरा, अब फॉर्म आ गया। फॉर्म जो दिया गया है, उस फॉर्म में जो है वो आपका बारकोड भी है, उसमें जो है आपका नाम है, आपका पूरा एड्रेस है, आपका पुराने जो मतदाता सूची में ईपिक नंबर है वो है, आप किस विधानसभा क्षेत्र से हैं उसका नाम है, आप किस भाग से हैं वो भाग संख्या है, ये दिया हुआ है डिटेल्स। उसके नीचे आपको कॉलम भरने हैं, आपका जन्म तिथि भरना है, आपका आधार नंबर भरने हैं, आधार नंबर भरना है, लेकिन आधार जो है उस आधार पर आपकी स्थानीयता और आपका प्रामाणिकता तय नहीं की जाएगी। और उसके बाद जो है आपको मोबाइल नंबर अपना देना है। उसके बाद 3 और कॉलम हैं, जिसमें आपका जो पिता हैं या फिर जो कानूनी रूप से अभिभावक हैं पिता के गैर मौजूदगी में, पिता के मृत्यु उपरांत उनका नाम, उनका एपिक नंबर, माता का नाम, उनका एपिक नंबर और आपका जो जीवन साथी है उनका नाम, उनका एपिक नंबर। अब ये जो फॉर्म जो फिल अप करना है, तो आप यदि बिहार की माने तो बिहार में अशिक्षा चरम पर है। अभी भी सरकारी विद्यालय में आप जाएँगे तो वहाँ पे 30-40% ऐसे बच्चे मिल जाएँगे जो अपने खानदान का प्रथम पीढ़ी होगा जो स्कूल के दहलीज पर खड़ा है। तो लाज़मी-सी बात है कि उनसे जो बड़े हैं, चाहे उनको भैया हों, भाभी हों, उनके माता हों, पिता हों, दादा हों, दादी हों, उनके चाचा हों, चाची हों, घर के कोई भी उनसे बड़ा है, वो नहीं पढ़ा-लिखा है। तो वो फॉर्म कैसे भरेंगे? सबसे बड़ी समस्या तो यहीं पे है कि वो फॉर्म कैसे भरेंगे? अब आप कहेंगे कि बीएलओ जो हैं, वो घर-घर जाकर के फॉर्म पहुँचवा रहे हैं और फॉर्म को फिल अप कर रहे हैं, करवा रहे हैं। यह सिर्फ़ वो जो है बयानबाज़ी ही है, हवाबाज़ी ही है, धरातल पर ऐसा हो नहीं रहा है। बीएलओ जो है बहुत सारे ऐसे हैं, वो किसी गाँव के जो है युवा को पकड़ ले रहे हैं, किसी अपने पुराने छात्र को पकड़ ले रहे हैं, उनसे फॉर्म जो है घर-घर बँटवा दे रहे हैं, फिर 2-4 दिन के बाद उनसे कलेक्ट करवा ले रहे हैं। आधा-अधूरा फॉर्म फिल अप किया हुआ उनके पास जा रहा है, किसी को फ़ोटो चिपका है, नहीं चिपका है, कोई सिग्नेचर किया है, नहीं किया है, इस प्रकार से फॉर्म जो है उनके पास जमा हो रहे हैं, जबकि सिग्नेचर अनिवार्य रूप से उसपे करने हैं। तो इस तरह से हो रहा है। तो अब चूँकि फॉर्म बीएलओ जो है वो खुद दे रहे हैं या फिर किसी और के माध्यम से घर-घर तक पहुँचवा दे रहे हैं, लेकिन चूँकि उस घर में कोई पढ़ा-लिखा नहीं है, उसका फॉर्म भरेगा कौन? तो यहाँ पे एक समस्या आ रही है कि भरेगा कौन? क्योंकि बीएलओ खुद भर नहीं रहे, जबकि ज़िम्मेदारी उनकी है कि वो भरें। अब उनके साथ क्या समस्या है कि बहुत कम समय है उनके पास और इतने कम समय में फॉर्म बाँटना, फिर घर-घर जाकर के एक-एक व्यक्ति जो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं उनका फॉर्म भरना, यह जो है संभव नहीं है इतने कम समय में। तो इसलिए ऐसा समस्या आ रहा है। अब ये 2 जगहों पर फ़ॉल्ट हैं। तीसरा कि इसमें 3 अलग-अलग कैटेगरीज़ बाँटे गए हैं मतदाताओं का। पहला कि आपका जन्म 1/7/1987 से पूर्व हुआ है। दूसरा कि आपका जन्म 1/7/1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है और तीसरा कि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। और 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची दी गई है, जिसमें पहला डॉक्यूमेंट्स है कि आप यदि किसी सरकारी कर्मी हैं, तो आप वेतनभोगी हैं, पेंशनभोगी हैं, उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। दूसरा कि 1/7/1987 के पूर्व का राज्य द्वारा निर्गत, किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत, बैंक से संबंधित डॉक्यूमेंट्स, डाकघर से संबंधित डॉक्यूमेंट्स, एलआईसी, पीसी उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। लेकिन याद रखें, वह निर्गत कब का होना चाहिए? 1/7/1987 से पूर्व का निर्गत होना चाहिए। उसके बाद वाला आपका ना डाकघर वाला कुछ चलेगा, ना एलआईसी वाला कुछ चलेगा, ना पीएसयू वाला कुछ चलेगा, ना बैंक आपका पोस्ट ऑफिस वाला कुछ चलेगा, ना तो राज्य या किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा कोई डॉक्यूमेंट्स आपको चलेगा। तीसरा जो ऑप्शन है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आपका स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज़ का शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको देना है। और चौ 3 हो गया, चौथा जो है आपको देना है कि आपका निवास प्रमाण पत्र देना है। 5वां एससी, एसटी, ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र देना है। 6ठा पासपोर्ट देना है और उसके बाद 7वां आपका देना है अ, वन अधिकार प्रमाण पत्र आपको देने हैं। उसके बाद आपका भारतीय नागरिक रजिस्टर में आप यदि रजिस्टर्ड हैं तो उससे संबंधित आपको देना है। फिर आपको देना है कि यदि राज्य पारिवारिक रजिस्टर जो है उसमें यदि आप रजिस्टर्ड हैं तो वो देना है। उसके बाद जो है आपको अन्य जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो ये सभी जो हैं जटिल डॉक्यूमेंट्स है, 11 जो डॉक्यूमेंट्स की सूची दी गई है।
अन्य डॉक्यूमेंट्स में जो है आपका यदि मकान या भूमि सरकार ने दे रखी है, तो उससे संबंधित आपको सरकार कोई डॉक्यूमेंट दिया होगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको यानी कि ज़मीनी कागज़ात आपको देने हैं। अब इन 11 डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम ज़िक्र करते हैं। पहला डॉक्यूमेंट्स की सरकारी कर्मी हैं आप, या फिर कर्मी रह चुके हैं, आप पेंशनभोगी हैं, वेतनभोगी हैं, तो उससे संबंधित। तो सभी के पास ये उपलब्ध नहीं है, जो सरकारी कर्मी होगा, पेंशनभोगी, वेतनभोगी वही ये दे सकता है, ठीक है? हाँ, लेकिन आप वृद्धा पेंशन ले रहे हैं, आप विधवा पेंशन ले रहे हैं, आप दिव्यांगता पेंशन ले रहे हैं, वो नहीं चलेगा आपका, वो नहीं चलेगा आपका। दूसरा कि आप बैंक का दे सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस का दे सकते हैं, एलआईसी का दे सकते हैं, पीएसयू का दे सकते हैं, आप राज्य या कि सक्षम प्राधिकार का दे सकते हैं, लेकिन आप तभी दे सकते हैं जब ये डॉक्यूमेंट्स आपका 1/7/1987 के पूर्व का होगा। उसके बाद का डॉक्यूमेंट्स आप नहीं दे सकते हैं। अभी जैसे आपका उम्र यदि 40 साल हो रहा है, 1987 में आप जन्म लिए होंगे, तो आपका 38 साल उम्र हो रहा होगा। तो 38 साल उम्र हो रहा है, तो आप जन्म लेते ही आपने एलआईसी नहीं करवा लिया था, आपने बैंक में खाता नहीं खुलवा लिया था, डाकघर में खाता नहीं खुलवा लिए थे। सीधी-सी बात है, तो आपके पास वो है नहीं, तो नहीं दे सकते हैं। अब शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक जो है किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से संबंधित प्रमाण पत्र, तो बिहार में मैंने जैसा कि आपको कहा कि सरकारी विद्यालयों में 30% ऐसे छात्र-छात्राएँ हैं जो अपने खानदान से प्रथम पीढ़ी है जो स्कूल के दहलीज तक गया है, तो लाज़मी-सी बात है कि उनसे जो बड़े हैं, उनके पास कोई शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं है, ये है। यानी कि अशिक्षा चरम पर है, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा शिक्षा से संबंधित, ये समस्या है। उसके बाद आता है कि निवास प्रमाण पत्र। अब निवास प्रमाण पत्र यदि नया भी बनवाते हैं, तो उसके लिए आधार कार्ड काफ़ी होता है, यदि आधार कार्ड है, तो उस बेसिस पर आपका निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो निवास प्रमाण पत्र जब चुनाव आयोग ले रहा है, तो फिर आधार कार्ड क्यों नहीं ले रहा है? सोचने वाली बात है। दूसरी बात कि निवास प्रमाण पत्र की भी यदि बात करें, तो कितने ऐसे होंगे जिनके पास निवास प्रमाण पत्र होगा? और निवास प्रमाण पत्र हेतु चूँकि पूर्व में जानकारी था नहीं, 24 जून को अधिसूचना जारी हुई और उसके बाद जो है 25 से कार्यक्रम स्टार्ट हो गया, तो वो 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख को यदि निवास प्रमाण पत्र के लिए या जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन भी करते हैं, तो 15-20 दिन उनको समय चला जाएगा, उसको बनने में। सीधी-सी बात है, 15-20 दिन, 2 हफ्ते लग जाते हैं, तो वो बनने में लग जाएगा और जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधार कार्ड को बेस मान करके निर्गत कर देता है सीईओ। उसमें बहुत बड़ी बिहार में इश्यू नहीं है कि निवास और जाति बनाना है तो बहुत बड़ा इश्यू है। आधार कार्ड देने के बाद वो इश्यू कर देता है। तो आधार कार्ड से जब बन सकते हैं, तो फिर और आधार कार्ड के आधार पर जो डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जब चुनाव आयोग ले रहा है, आधार कार्ड क्यों नहीं ले रहा है? यहाँ पे है। उसके बाद आता है कि आपका पासपोर्ट, तो पासपोर्ट तो गिने-चुने लोगों को ही पास है। प्रत्येक गाँव के रेशियो देखें तो 1-2 जनों के पास ही पासपोर्ट होंगे, क्योंकि पासपोर्ट क्यों बनवाएगा? बिहार की स्थिति तो ऐसी है कि बहुत इतनी गरीबी है कि अभी एक जिला से दूसरा जिला में जाने के लिए उनका या जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए सोचना पड़ता है, तो फिर वो विदेश क्यों जाएँगे? और गिने-चुने लोग विदेश जा रहे हैं तो पासपोर्ट बनवा रहे हैं। और जो हैं भी बाहर, वो अस्थायी रूप से लंबे दौर के लिए है, अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए, अपने बूढ़े माँ-बाप या बीवी-बच्चों के भरण-पोषण के लिए जो है, वो बाहर कष्टमय जीवन जी रहे हैं, कहीं मज़दूरी कर रहे हैं, फैक्ट्री में, किसी दूसरे राज्यों के किसानों के खेतों में या फिर विदेशों में। ये है तो पासपोर्ट वाला भी तो नगण्य है, वो बहुत लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। उसके बाद आता है कि आपका भारतीय अ, नागरिक रजिस्टर, इसका नाम भी नहीं जानते होंगे बिहार के 90% लोग। राज्य परिवार रजिस्टर, इसका नाम भी नहीं जानते होंगे बिहार के 90% जनमानस। उसके बाद आता है वन अधिकार प्रमाण पत्र, जो वनों, जंगलों, पहाड़ों पर रह रहे हैं, तो उनको ये सरकार देती है। तो अब सरकार कितने लोगों को ये मुहैया करा पाई है, कितने के पास है ये, इसका भी जो है सटीक आंकड़ा है नहीं। और उसके बाद आपका है कि जो सरकार जो है जिसको मकान दी है, जिसको ज़मीन दी है, तो उससे संबंधित कागज़ात तो बहुत समय पूर्व जो है बिहार के जो भूमिहीन थे, उनको जो है सरकार ज़मीन मुहैया कराई थी, पर्चा के तौर पर, पर्चा वाला ज़मीन जिसको कहा जाता है। तो आज 90% पर्चाधारी ऐसे हैं जो ज़मीन का मालिक तो हैं, या फिर बहुतों का जो है ज़मीन का मालिकत्व भी खत्म हो गया है, कुछ दबंगों के कब्ज़े में उनका है और कागज़ात है नहीं उनके पास। तो
वो भी जो है उपलब्ध नहीं है। यानी कि 11 जो डॉक्यूमेंट सुझाए गए हैं, आम तौर पर आसानी से उपलब्ध नहीं है बिहार के आम जनमानस के पास, जो मतदाता हैं उनके पास। और जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है, जैसे उनके पास बैंक पासबुक है, लेकिन बैंक पासबुक या एलआईसी से संबंधित या अन्य कागजात हैं, जो यह शर्त दिया गया है कि 1/7/1987 से पूर्व का होना चाहिए, वो बाद का उनके पास है, तो चलेगा नहीं, अमान्य हो गया। उसके बाद जो है उनके पास है आधार कार्ड, जो अमान्य है इस हेतु। उनके पास है ये पैन कार्ड, वो भी नहीं चलेगा। उनके पास है एपीएल बीपीएल कार्ड, वो भी नहीं चलेगा। उनके पास है जॉब कार्ड यानी मनरेगा कार्ड, वो भी नहीं चलेगा। उनके पास है गैस कनेक्शन कार्ड, वो भी नहीं चलेगा। उनके पास है बिजली कनेक्शन कार्ड, वो भी नहीं चलेगा। तो जो आसानी से आम जनमानस के पास, बिहार के मतदाता के पास उपलब्ध है डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स जो है चुनाव आयोग ने मान्य नहीं किया है। और जिस डॉक्यूमेंट्स को उपलब्ध होने में जटिलता है, जो आमतौर पर उपलब्ध नहीं है, वो जो है डॉक्यूमेंट्स देने हेतु सुझाव दिए गए हैं, उसकी सूची दी गई है। अब इसमें 3 जो कैटेगरी में बांटे गए हैं मतदाताओं का, पहला है कि जिनका जन्म 1/7/1987 से पूर्व हुआ है, तो उनको साबित करना होगा कि वे बिहार के हैं। उनको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, जो उस समय के लोगों का जन्म प्रमाण पत्र होना नामुमकिन सी बात है। एक आध परसेंट शायद हो तो अलग बात है, तो वो नहीं दे पाएंगे। अन्य 11 जो डॉक्यूमेंट्स है, उसमें से भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स न के बराबर है, तो वो नहीं दे पाएंगे। उसके बाद 1/7/1987 से 2 दिसंबर यानी कि 2/12/2004 तक जिनका जन्म हुआ है, उनको खुद का भी कागजात देना है, उनके माता-पिता का भी कागजात देने हैं। और एक और बात कही जा रही है कि 2003 में भी मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम हुए थे। तो उस समय यदि किसी का नाम है या किसी के माता-पिता का नाम है, तो वो सूची उपलब्ध करा देंगे, तो उस आधार पर जो है उनका नाम रहेगा सूची में, काटा नहीं जाएगा। तो उसमें भी कई सारे समस्याएँ हैं, क्योंकि जब 2024 में चुनाव हुए, उससे पूर्व जो नाम कटे-जुटे, तो बहुत ऐसे 2003 वाले थे जिनका नाम कट गया होगा। और दूसरी बात है कि 20 साल हो गए उस पुनरीक्षण कार्यक्रम को हुए हुए। उस समय जब पुनरीक्षण हुआ था, उस समय बिहार के मतदाताओं की संख्या थी 4 करोड़ 70 लाख, जिसमें से 1 आध करोड़ जो है वो चल बसे होंगे, या फिर किसी दूसरे जगह जाकर के बस गए होंगे, तो नाम उनका नहीं होगा। और अब आप समझिए कि वैसा आज का बच्चा, आज का युवा, जिसके माता और पिता दोनों का देहांत हो गया है, तो फिर वो उनका डॉक्यूमेंट्स कैसे जमा करा पाएगा? सीधी-सी बात है। तो इस प्रकार से समस्याएँ हैं। और जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ, 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ, तो उनको अपना भी जन्म प्रमाण पत्र या अन्य कागजात, और फिर अपने माता-पिता का भी कागजात या उनका जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, जो काफ़ी मुश्किल सी काम है। तो ये हो गया कागजात से संबंधित। अब हम मान लेते हैं कि इन 11 जो डॉक्यूमेंट्स है, उसमें से डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन उपलब्ध नहीं करा पाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो वो चूँकि उसको पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और वो बाहर में आराम से मज़दूरी कर रहा है या फिर कोई जॉब कर रहा है अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए। अब आप जो है, आप कहेंगे कि वो ऑनलाइन वहीं से करा लें, तो ऑनलाइन कराने के लिए उसके पास से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अब वो बाहर में है, कहीं दूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो जाकर के किसी दूसरे राज्य के बड़े किसानों के खेतों में वो कार्य कर रहा है, उस तक ये सूचना पहुँचा कि नहीं पहुँचा? क्योंकि जो दूसरे राज्यों में जाकर के बिहार से कार्य कर रहे हैं, उनका कार्य करने का जो कैटेगरी है वो अलग-अलग है। कृषक मज़दूर के रूप में छत्तीसगढ़ में हैं, आंध्र प्रदेश में हैं, पंजाब में हैं, हरियाणा में हैं, जहाँ यूपी में हैं, जो जहाँ पे किसानी खेती जो है वो बड़े स्तर पर होता है, और जिस राज्य का अर्थव्यवस्था का आधार ही वही है, तो वो वहाँ चले जाते हैं। तो अब सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ही, शहरों में तो किसानी का कार्य होगा नहीं, खेती-बाड़ी का काम होगा नहीं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वो जा कर के और किसी प्रकार से वो वहाँ गुज़र-बसर कर रहे हैं, अपना कमाई-धमाई कर रहे हैं। और बहुत ऐसे बिहार के हैं जो पूरे परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ, माता-पिता के साथ ही चले जाते हैं, झुग्गी-झोपड़ी उधर ही कहीं डाल देते हैं कुछ एक विशेष समय के लिए, और वहीं जाकर के खेतों में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से होता है। तो उन तक ये सूचना पहुँच पाई कि नहीं, और जहाँ वो हैं, वहाँ पे ऑनलाइन सुविधाएँ हैं अथवा नहीं, ये बड़ी बात हो जाती है। साथ ही यदि कोई बाहर में है, उसका डॉक्यूमेंट्स घर पे है, जो कि अमूमन आप या हम ये जो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखते हैं, उसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है।
इसके सिवा क्या रख सकते हैं हम अपने पास? आप पर्स भी रखते होंगे, पर्स में अमूमन आधार कार्ड होगा। यही होंगे आधार कार्ड, माने नहीं है। अब बाहर में है और सपोज़ कि उसके घर में है 11 में से कोई डॉक्यूमेंट, लेकिन उसको वहाँ उपलब्ध कैसे होगा? ज़ाहिर-सी बात है। क्योंकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज भी लाखों की तादाद ऐसे हैं जिनके घरों में जो है स्मार्टफ़ोन नहीं है। व्हाट्सएप या सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हैं। उनके घर में छोटा-सा सेल फ़ोन है, सिर्फ़ हाल खबर लेने के लिए। वो किसी प्रकार से जो है रखे हुए हैं, वो भी कहीं-कहीं से सेकंड हैंड को व्यवस्था बना कर के वो रखे हुए हैं। स्मार्टफ़ोन एक तो महँगा है, दूसरा उसका रिचार्ज महँगा है। कैसे वो उसको सर्वाइव कर पाएगा? आपके पास है, हमारे पास है, आपके हमारे घरों में हर व्यक्ति के पास है, आपके इर्द-गिर्द स्मार्टफ़ोन लोगों के पास, इसका मतलब ये नहीं है कि स्मार्टफ़ोन इतनी आसानी से हर लोगों तक उपलब्ध है और उसका रिचार्ज जो है हर लोग को जो है करा पाने में सक्षम ही हैं। तो ये समस्याएँ हैं। अब जो है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आखिर कौन लोग हैं बिहार के जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है आम तौर पर? तो सीधी-सी बात है कि वो गरीब हैं। जो शिक्षा से कोसों दूर हैं, जो सामाजिक चेतना से काफ़ी दूर हैं, पीछे हैं, उनको समाज के अंतिम पायदान पर समाज के ही अब जो लोग हैं उन्होंने रखा है। पिछड़े इलाकों में वो रह रहे हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर बिहार का जो सबसे पिछड़ा हुआ जो क्षेत्र है, वह है आपका कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी के ऊपर दर्जनों गाँव हैं और वो गाँव छोटा-छोटा है। कहीं 10 घर का बस्ती है, कहीं 20 घर का बस्ती है और वो शिक्षा से कोसों दूर है। विद्यालय किसी प्रकार से वहाँ हैं भी, तो पहाड़ों के ऊपर शिक्षक जाते नहीं हैं। गाँव के ही कुछ 8वीं 10वीं पढ़े हुए जो युवा होते हैं, उनसे ही वो कार्य करवाते हैं 2-4 5,000 रुपया दे कर के और बाकी महीने का 35,000 50,000 रुपया वेतन जो है वो सरकार से वो खुद लेते हैं, जबकि स्कूल में वो कभी जाते नहीं हैं। और वहाँ पे नेता सिर्फ़ वोट के समय ही नेता नहीं पहुँचते हैं, उनके कार्यकर्ता पहुँचते हैं, उनके चमचे पहुँचते हैं। अ, तो जब वो उनके पास जो है फ़ोन कनेक्टिविटी नहीं, इंटरनेट कनेक्टिविटी तो दूर की बात है उनके लिए। फ़ोन भी बात करना होता है तो एक निश्चित स्थान है जहाँ ही नेटवर्क पकड़ता है वहीं से जाकर के वो बात करते हैं। अब वहाँ का कोई दूसरे जगह पर जाकर के बाहर में कार्य कर रहा है, उनका डॉक्यूमेंट्स भी है भी उनके पास, तो नेटवर्क जब वहाँ नहीं, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो कैसे व्हाट्सएप के माध्यम से वो भेजेंगे बाहर कि उनका ऑनलाइन वहाँ से वो करा पाएँगे, सीधी-सी बात है। तो दर्जनों जो गाँव हैं कैमूर की पहाड़ी पर, वहाँ रहने वाले हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में हैं लोग, जो इस जो कार्यक्रम है इससे वंचित रह जाएँगे, सब कुछ होने के बावजूद भी बीएलओ वहाँ तक पहुँच नहीं पाएँगे, सूचनाएँ उन तक पहुँच नहीं पा रही है। उनके यहाँ के जो बाहर हैं, उन तक वो डॉक्यूमेंट्स नहीं शेयर कर पा रहे हैं, नहीं पहुँचा पा रहे हैं, ऑनलाइन सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं है। इस वजह से उनका ये जो कार्यक्रम है, उनके लिए यह जो अनुचित साबित होगा और उसमें ये कुछ नहीं कर पाएँगे और सब कुछ रहते हुए भी मतदाता सूची से नाम उनका कट जाएगा। तो इस प्रकार से कई सारे समस्याएँ सामने देखने को मिल रही है। अब इससे नुकसान क्या होगा? यदि अ, नाम मतदाता सूची से कट जाते हैं, तो नुकसान क्या होगा? इससे कई सारे नुकसान देखने को मिल सकते हैं। जैसे यदि मतदाता सूची से नाम आपका कट जाता है, क्योंकि पुनरीक्षण कार्यक्रम है, इसमें खुद को आप साबित नहीं कर पाते हैं कि आप बिहार के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं और आप यदि फर्जी साबित हो जाते हैं, क्योंकि भले ही अभी फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई गई है और जो डॉक्यूमेंट्स अभी देना अनिवार्य था, उसको अनिवार्य न करके बीएलओ को सिर्फ़ ये निर्देश दिए गए हैं कि वो फॉर्म जो उन्होंने दे रखा है, वो फॉर्म वो जमा करा लें। लेकिन चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ फॉर्म फिलअप करके और जमा करा देने मात्र से आपका मतदाता सूची में नाम रहेगा ही। आपको भविष्य में जो है आपको वो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जो 11 डॉक्यूमेंट्स माँगे गए हैं जिसकी सूची चुनाव आयोग ने जारी किया है। अब सवाल यह उठता है कि अभी फॉर्म दिया गया, फिर फॉर्म ले लिया जाएगा और जब डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की बारी आएगी तो क्या चुनाव आयोग पुनः एक बार फॉर्म बाँटेगी सबको, बीएलओ को पुनः एक बार परेशान किया जाएगा और आम जनमानस को परेशान किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स के लिए? यह बड़ा सवाल है। अब है कि तमाम ये कार्यक्रम होंगे 2-3 माह के अंदर, उसके बाद अंततः लाखों की तादाद ऐसे होंगे जिनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा। क्योंकि 2003 में महज़ 4 करोड़ 70 लाख ही मतदाता थे और 2024 लोकसभा चुनाव से पूर्व जो मतदाता सूची बनी बिहार की, तो उसमें 7 करोड़ 90 लाख के आस-पास है, यानी कि जो है लगभग डेढ़ गुना से अत्यधिक वृद्धि हुई।
अब इसमें जो है जो 2003 में 4 करोड़ 70 लाख थे, उसमें करीब 1 करोड़ 70 लाख की नाम कट चुकी होगी और नए मतदाता जुड़े होंगे, तब जाकर के संख्या बढ़ी होगी। उसके पीछे क्योंकि 20 साल हो गए उसका, 20 साल में यदि 5-5 लाख भी प्रत्येक वर्ष यदि मृत्यु होती है या फिर किसी और कारण से बिहार को छोड़ते हैं, तो 1 करोड़ ऐसी ही हो जाएगी जिनका नाम पिछले वाला से कट जाएगा और बाद में। तो 3 करोड़, साढ़े 3 करोड़ लगभग उसका मान लीजिए जो अभी वर्तमान में होंगे। 2003 में जो 4 करोड़ 70 लाख में से साढ़े 3 करोड़ मान लीजिए कि वो अब भी होंगे और सवा करोड़ के आसपास जो है उसमें से नहीं होंगे अब। अब जो 7 करोड़ 90 लाख है उसमें से साढ़े 3 करोड़ के आसपास नए जुटे होंगे। तो लाज़मी सी बात है कि साढ़े 3 करोड़ पौने 4 करोड़ जो नए जुटे नाम, उनको तो हर हाल में डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उनको हर हाल में डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है। अब इनमें से एक आध करोड़ ऐसे होंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएँगे, नहीं दे पाएँगे, नहीं दे पाएँगे अंततः वो डॉक्यूमेंट्स। तो 1 करोड़ 2 करोड़ का नाम कट जाएगा। अब जो बिहार के निवासी नहीं हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, तो भारत सरकार या बिहार सरकार उनको क्यों कोई योजना का लाभ देगी? सीधी-सी बात है। क्यों कोई योजना का लाभ देगी? आपका बीपीएल, एपीएल से नाम कट जाएगा, यदि आप मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होंगे, आप राज्य का निवासी नहीं हो, साबित कर पाएँगे खुद का भारत का नागरिक खुद को साबित नहीं कर पाएँगे अंततः, तो आपको एपीएल, बीपीएल से नाम कट जाएँगे। आपको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन मिल रहा होगा, उससे आपका नाम कट जाएगा। किसान समृद्धि योजना के तहत आपको जो पैसे प्रत्येक वर्ष 6,000 मिल जाए रहे हैं, वो आपको नहीं मिल पाएँगे। मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड जो है, वो आपको रद्द हो जाएँगे। आपका आवास की सुविधा नहीं मिल पाएगा। समझ रहे बात को? अन्य जो भी सरकारी लाभ आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएँगे, इसलिए कि आप बिहार के निवासी और भारत का नागरिक रहेंगे नहीं, आपको फर्जी करार दिया जाएगा क्योंकि आप अंततः खुद को साबित नहीं कर पाएँगे कि आप बिहार के निवासी हैं, आप भारत के नागरिक हैं, तो कैसे सरकार आपको लाभ देगी? यह सबसे बड़ी बात है। वोट का छोड़ दीजिए, अन्य लाभ क्यों देगी आपको? तो दूरदर्शिता है इस कार्यक्रम के अंदर और ये कार्यक्रम सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार से शुरू हुई है क्योंकि बिहार में चुनाव है। यह बिहार के बाद बंगाल में होगी, यह आपका त्रिपुरा में होगी, यह असम में होगी, उसके बाद आपका तमिलनाडु में होगी, फिर यूपी में भी होगी और उसके बाद पूरे देश भर में यह होगा। यह देश भर में, पूरे देश भर में यह होगा। तो जहाँ-जहाँ नज़दीक में चुनाव है वहाँ-वहाँ पहले होगा और उसके बाद फिर आगे जो है बिहार के सभी राज्यों, सभी केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि पूरे भारतवर्ष में होंगे। और सबसे बड़ी बात है मतलब इसका जो है चाहे विपक्ष इसका विरोध कर रही है या फिर आम जनमानस में जो घबराहट है जो है उसके पीछे का रीजन क्या है कि समय कम दिया गया और इस पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई। 2003 में जब ये पुनरीक्षण कार्यक्रम हुआ था उसमें 2 साल समय लगे थे और अभी 2 महीना में कैसे चुनाव आयोग करा लेगी जबकि उस समय 4.5 करोड़, पौने 5 करोड़ ही मतदाता थे, उसमें जब 2 साल लगे थे और आज तो डबल हो गए हैं, आज 8 करोड़ हैं। 8 करोड़ मतदाता का आप 2 महीना में कैसे करा लेंगे? सीधी-सी बात है, सीधी-सी बात है ना। और डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी सीमित कर दिए गए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने के लिए शर्तें दी गई हैं जो डॉक्यूमेंट्स आसानी से लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। तो तमाम तरह की समस्याएँ हैं और जो एक जाति फैक्टर जो देखा जा रहा है कि इसका ऐसा डराया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा कि अल्पसंख्यकों का और पिछड़ों का, दलितों का जो है नाम कटने की एक साजिश तन की यह जो है सत्तारूढ़ दल के इशारे पर किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। तो चाहे मंशा चुनाव आयोग का कुछ भी रहा हो, सत्तारूढ़ दल का इसमें संलिप्तता है कि नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव तो अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और दलितों के ऊपर ही पड़ने वाला अधिकांश था। ऐसा नहीं है कि जो अगड़े हैं उनका नाम नहीं कटेगा, ऐसा नहीं है क्योंकि पिछड़ों के पास तो दलितों के पास, अल्पसंख्यकों के पास एक ऑप्शन ज़्यादा है, जाति प्रमाण पत्र ओबीसी, एससी, एसटी को देने हैं, लेकिन जो अगड़े हैं उनके पास ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि उनको जाति प्रमाण पत्र दिया ही नहीं जाता है। तो भले ही ऐसा है, लेकिन आखिर जो अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों के पास न के बराबर हैं, न के बराबर हैं। इसलिए अत्यधिक जो है संख्या में नाम जब कटेंगे
तो इन्हीं लोगों का कटेगा। ऐसा नहीं है कि 100 लोगों का यदि नाम कटेगा तो 20 लोग शामिल होंगे अगड़े जाति से और 80 लोग शामिल होंगे अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित जाति से। तो जो कहावत एक है कि जौ के साथ घून का पीसना, तो जौ जो है वो आपका दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक है और घून जो है वह है आपका अगड़ा। तो यदि संलिप्तता होगी सत्तारूढ़ दल का, क्योंकि वर्तमान में जो केंद्र या से राज्य तक जो है एनडीए की सरकार है और एनडीए के जो कोर वोटर हैं वो अगड़े जाती हैं, तो यदि यदि संलिप्तता होगी तो अपना कम नुकसान को देखते हुए भी यह कार्य को कर रही है। नुकसान उसे भी है, लेकिन आंशिक तौर पर नुकसान है। अधिक नुकसान किसको है? तो जो विपक्षी जैसे कांग्रेस है, आरजेडी है, तो इनका जो कोर वोटर कौन है? अल्पसंख्यक है। इनका कोर वोटर कौन है? ओबीसी है। इनका कोर वोटर कौन है? दलित हैं। और अत्यधिक संख्या में नाम किसका कटने वाला है? उन्हीं का कटने वाला है। उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो जो विपक्षी हैं उन पर पड़ेगा। तो लाजमी सी बात है कि यह संदेह होना और विपक्ष के द्वारा जो यह एलिगेशन डाले जा रहे हैं, कुछ मामलों में यह कहा जा सकता है कि ऐसा हो सकता है। तो अब इस पर आगे का कदम क्या होगा चुनाव आयोग का और सत्तारूढ़ दल या फिर सरकार में जो हैं जनता के हित में वो क्या निर्णय लेते हैं। और आज चूंकि इसी के पक्ष में जो विपक्ष है, मतलब अपनी बातें जो कह रही हैं, जो दलीलें दे रही हैं और चुनाव आयोग के द्वारा एकाएक जो यह पुनरीक्षण का कार्यक्रम आरंभ किया गया है, टाइम बाउंडेशन है, कम समय दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स की जो सूची है वह अनुपलब्ध है अधिकांश लोगों के पास। तो इन सारे मुद्दे को लेकर के आज सड़कों पर है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कितना दबाव सरकार और आयोग पर पड़ती है, यह देखने वाली बात होगी। और एक सबसे बड़ा जो बिहार के संदर्भ में जो है कि अभी बरसात का मौसम है और आधा बिहार जो है वो बाढ़ से ग्रस्त रहता है। अब लोग बाढ़ से खुद का जीवन बचाएं या मतदाता सूची में नाम कटने से खुद को बचाएं, कौन उनके लिए जो है प्राथमिकता आखिर वो किसे दे, यह सबसे बड़ी बात है। और चूंकि बरसात का मौसम है, पूरा भारत का जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर करता है और बिहार में जो है थोड़ा पीछे खेती होती है, इससे पूर्व छत्तीसगढ़ में, इससे पूर्व आंध्रा में, इससे पूर्व पंजाब हरियाणा में खेती हो जाता है। तो इस समय जो है वह अधिकांशतः पलायन पे रहते हैं, वो दूसरे राज्यों में रहते हैं। तो यह जो समय है, यह समय जो है बिहारियों के लिए जो है वह उचित समय नहीं है इस कार्य को कराने के लिए। तो तमाम जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उस बिंदु पर गंभीरता से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सरकार के पक्ष में, उनको भी इन सारे बिंदुओं पर गहनता से विचार करने की आवश्यकता है। उचित अनुचित जो है उनको सरकार के पक्ष में होते हुए भी और बयान देने की आवश्यकता है। उनको जो है अपनी बात रखने की आवश्यकता है। यदि आप बिहार के पक्ष में हैं, बिहारियों के पक्ष में हैं और एक जातीय फैक्टर से ऊपर उठ करके, धार्मिक मामलों से ऊपर उठ करके पार्टीगत जो है अपनी अपेक्षाओं, अपनी उम्मीदों और पार्टीगत अपनी मंशाओं, अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ करके यदि आप सोचें, तो कहीं न कहीं जो है यह समय अनुचित है। यह कार्यक्रम आप करो, लेकिन कुछ इसमें एक तो कि टाइम कम से कम आज के डेट में जितने मतदाता हैं बिहार में, यदि एकदम शुद्ध रूप से मतदाता सूची यदि आपको लाने हैं, तो 5 साल आपको ये कार्य को गहनता से करवाना होगा और खुद ज़िम्मेदारी आयोग और सरकार को उठाने होंगे, तब जाकर के ये होगा। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाने होंगे और साथ ही समय ऐसा अ, उस कार्य के लिए देना होगा जिस समय वे अधिक से अधिक संख्या में जो है बिहारी बिहार में उपलब्ध हों और किसी प्रकार से वो किसी आपदा या विपदा में ना हों। क्योंकि अभी बाढ़ का समय है, रोजी-रोटी का भी सवाल है और एकाएक आप इस कार्य को लाते हैं। अभी जो है काम-धंधा का भी समय है और बहुत कम समय आप दिए हैं, तो लाज़मी-सी बात है कि कहीं न कहीं कष्टमय है और डॉक्यूमेंट्स भी आपने जो माँगा है वो काफ़ी जटिलता से उपलब्ध हो पाएँगे, नहीं है उपलब्ध बिहारियों के पास। तो ये सारे तमाम बिंदु हैं जिस पर विचार करने की आवश्यकता है आयोग और सरकार को और बिहारियों के साथ न्याय करने की आवश्यकता है। तमाम ये मुद्दे जो हैं वो कहीं न कहीं जटिल हैं, जिसका जो है फेस करना पड़ रहा है पीएलओज को और आम मतदाता को। बहुत-बहुत धन्यवाद।